आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और जिन बच्चों का ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में सिलेक्शन नहीं हो पाया वो आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो जश्न मना रहे होंगे, है ना। बाकी आप सभी लोगों का मैं इस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग जुड़ें और जिन बच्चों ने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर दिया है उन लोगों तक ये वाला वीडियो ज़रूर आप लोग शेयर करने के माध्यम से पहुँचाएँ। जैसा कि अभी 30 जून को जो रिज़ल्ट आया हुआ है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी का, उसको लेकर बहुत सारी बातें इस मार्केट में उठ रही हैं। अपन अगर देखें तो इसे कह सकते हैं ज्वलनशील मुद्दा है। ज्वलनशील मुद्दा इसलिए है कि वाकई में कई लोगों के जीवन जो है ना वो बेरोज़गार से रोज़गार की तरफ कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा हो भी चुके हैं। लेकिन कई लोगों के साथ में मैंने इन रिजल्ट को देखा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी भी हुई है और कई लोगों के साथ इंसाफ भी हुआ है। मैं अगर बात करूं, मैं 2 दिन में इस वीडियो को बनाने वाला था लेकिन 2 दिन में मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि मैं अगर किसी भी चीज़ पे बात कर रहा हूं तो मैं ऑथेंटिसिटी के साथ आप लोगों से बात करूं। ऐसा ही नहीं कि हवा हवा में बात करके चला जाऊं। ज़्यादातर टीचरों ने यही करा है कि जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट को विवाद में आते ही उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करी, ज़्यादा उस पर रिसर्च नहीं किया, ज़्यादा रिज़ल्ट पर वर्क नहीं करा और आते ही उन्होंने क्या करा, भर्ती को गलत और सही बताने लग गए, रिजल्ट को गलत और सही बताने लग गए। लेकिन उनके पास में कोई ऑथेंटिकेटेड वो शब्द नहीं थे। जो मैंने जितने भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे देखे जिन्होंने रिजल्ट को लेकर उंगलियां उठाई हैं, मैं सच बता रहा हूँ उन सभी के मैंने वीडियो देखे, उन सभी के वीडियो में मुझे कहीं पर भी बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ में दावा करने की चीज़ कहीं नहीं दिखाई थी। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मेरे पास जब मैं कम्युनिटी पोस्ट पर अपने यूट्यूब चैनल पर ये बात डाली कि भैया ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में जिसको भी अगर कोई लगता है कि हाँ गलत हुआ है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा, तो मेरे पास लगभग 200-250, अब तो आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो लगभग 300 प्लस मैसेजेस हो चुके। जिन मैसेज को मैंने सारे तो नहीं पढ़े लेकिन 90% मैंने मैसेजों को पढ़ा, ध्यान से देखा, कहीं ना कहीं गलतियां मैंने देखी और मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई कि क्या स्टूडेंट के साथ में वाकई में गलत हुआ है, अगर गलत हुआ है तो क्या गलत हुआ है। समझ पा रहे हैं? मैं ऑथेंटिसिटी के साथ प्रूफ के साथ बात करूँगा। ऐसा हवा में बात नहीं करूँगा किसी बच्चे के 184 नंबर आ गए तो उस बच्चे पर उंगली उठाना, बस ये कह देना भाई तुम मुझे बता दो कौन सी किताब से पढ़ रहे हो, ये उंगली उठाना मुझे सही नहीं लगा। हालांकि उन चीज़ों में भी मैंने कुछ ना कुछ देखा, मुझे कुछ ना कुछ ऐसे कहते हैं ना दाल में काला लगना, वो चीज़ें लगी हैं। तो वो चीज़ मैं वक्त के साथ इस वीडियो में आप लोगों से आज चर्चा करने वाला हूँ। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो अपना जो आज की स्लाइड है वो यही है, पटवारी रिजल्ट को लेकर विवाद की सच्चाई जाने। मैं यहाँ पर बिल्कुल सच की बात करूँगा, इसके अलावा किसी चीज़ की बात नहीं करूँगा। और जो भी जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपील करनी चाहिए जिससे आपको न्याय मिल सके, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बात करता हूँ। देखिए मेरे पास जो मैसेज आया मैंने उन पर वर्क किया है। हो सकता है कई लोगों ने मुझे वो मैसेज एडिट करके भेज दिया हो सकता है रिजल्ट एडिट करके भेज दिया हो सकता है नहीं भी भेजा हो। तो मैंने इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैंने बस उन मैसेजों पर रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है आपके सामने ये जो रिजल्ट खुला है एडिटेड हो सकता है ये सही हो, मुझे तो लगता है सही ही होगा क्योंकि इतना किसी के पास समय नहीं है कि भैया वो किसी का रिजल्ट एडिट करने के लिए बैठे। जिस बच्चे ने मुझे भेजा है उसके लिए, और सारे जिन बच्चों ने भेजा है जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो समझ भी जाएंगे कि हाँ ये वाला जो पार्ट है मैंने सर को सेंड किया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, इसका नाम है शिवम शुक्ला और शिवम शुक्ला का रोल नंबर मुझे दिख रहा है 25614426, ये इसका रोल नंबर है। जब मेरे पास किसी बच्चे ने इसका रिजल्ट मुझे सेंड करा तो इसमें मुझे रिजल्ट में दो चीज़ें दिखाई दी कि इसका जो प्रोपोर्शनेट मार्क्स है वो 162 हैं और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 158 है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 158 158 होने के बावजूद न तो ये वेटिंग में आया ना ही ये मेरिट में आया। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जब इंदौर की कट ऑफ 152 गई है, बस 3-4 शहरों 3-4 डिस्ट्रिक्ट को 3-4 जिलों को अगर मैं हटा दूं तो ज़्यादातर कट ऑफ ऐसी गई हैं जो 158 के अंदर है। तो फिर इस बच्चे का नाम वेटिंग या मेरिट में क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है, रिजल्ट संदिग्ध के घेरे में है। अगर मैं इस रिजल्ट की बात करूँ,
अब मैंने उसके बाद, आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने सब लोगों के रिजल्ट देखे होंगे। रिजल्ट देखने के साथ साथ आपने देखा होगा कि ज़्यादातर या 99% या 100% आपने जितने भी रिजल्ट देखे होंगे उसमें एक शब्द लिखा होगा क्वालिफाइड, लेकिन यहाँ पर इस बच्चे के एडमिट रिजल्ट पर लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइड। ये कैसे पॉसिबल है? डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रिजल्ट संदिग्ध के घेरे में है। तो मैं अगर बात करूं ईएसबी से, अगर मैं बात करूं व्यापम से, अगर मैं बात करूं पीईबी से, तो उनको रिजल्ट रिवाइज जरूर करना चाहिए। रिजल्ट रिवाइज करोगे तो कई बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ इंसाफ होगा और उन्हें इंसाफ मिलेगा, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बेरोज़गारी से हटाकर रोज़गार में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, अगला मेरे पास ये भी एडमिट कार्ड है, ये भी किसी का रिजल्ट है। इसमें नाम तो बेचारे ने शायद रोल नंबर उसने हटा दिया है, इसका नाम मुझे पूरा क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे तिवारी लिखा हुआ है। इसके साथ साथ प्रोपोर्शनेट मार्क्स हैं उसके 158 हैं, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 146 कुछ 146.22 है। 146 नंबर होने के बावजूद इसको वेटिंग या मेरिट में नहीं डाला गया। लेकिन मेरे पास, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, तो कई ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल हैं कि जिनके 146 नंबर आए हैं, उनको वेटिंग दी गई है। मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, लेकिन बेटिंग दी गई है। इस बच्चे को ना तो बेटिंग दी गई, ना ही मेरिट दी गई। कम से कम बेटिंग तो देते। 146 पे अगर आप मेरिट नहीं दे रहे तो बेटिंग तो देना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, आप तो ये जानते हैं 85, 90, 91, 100 कहीं पर भी लिखा हो क्वालिफाइड लिखा है, लेकिन इस बच्चे के में भी यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है। ये दोनों की दोनों रिजल्ट एक बच्चे ने मुझे सेंड किए थे। ऑब्वियसली बात है, इन दोनों चीज़ों को देखा जाए तो रिजल्ट कहीं ना कहीं संदिग्ध के घेरे में है। तो मैं तो यही कहूँगा, ईएसबी से यही निवेदन करूँगा कि भैया रिजल्ट को रिवाइज किया जाए, रिजल्ट दोबारा आना चाहिए, सही तरीके से आना चाहिए। भले 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन आप एक्स्ट्रा लो, लेकिन रिजल्ट डेफिनेटली बिल्कुल सही तरीके से आना चाहिए। समझ पा रहे हैं? कई ऐसी बातें भी उठी थी कि सर मान लीजिए वो महिला कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन उसे पुरुष कैटेगरी में डाल दिया, या पुरुष कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है तो उसकी सीटें महिला कैटेगरी में डाल दी। तो ये आनन फानन में रिजल्ट निकालने का नतीजा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर मैं आगे बात करूँ, हाँ, अब इसको देखकर मुझे याद आया कि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डेफिनेटली बच्चे ने सही लगाया। अगर मैं बात करूं इस कलर की, ये बच्चे ने इसका आंसर दिया येलो, उन्होंने सही माना। किन्होंने? व्यापम ने, पीईबी ने, ईएसबी ने, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, ईएसबी ने, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने सही माना कि भैया ये येलो कलर में जो दिख रहा है वो उनका सही मानना है। ये जो थोड़ा सा ये कम ब्लैक, लाइट ब्लैक में दिख रहा है, वो उनका मानना है कि स्टूडेंट ने ये जो आंसर लगाया ये गलत लगाया है, येलो कलर का सही है। ग्रीन कलर का मतलब होता है दोनों का आंसर बिल्कुल सही होना, मतलब जो ईएसबी बोल रही है और जो स्टूडेंट ने लगाया है वो बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कहीं आपको मैं बता दूं, जैसे ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर का मतलब क्या है? इस 80 डिग्री को व्यापम ने भी सही माना और इस 80 डिग्री को स्टूडेंट ने भी सही लगाया। ये ग्रीन कलर ये दर्शाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से, तो आप देखिए बेटा, अगर मैं देखिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आए मेरे पास में, कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो होंगे, और ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि लगभग 300 प्लस मैसेजेस में 200 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डाउट रिजल्ट को लेकर नहीं है, जिनका डाउट है कि क्वेश्चंस हम जो सही करके आए उसको व्यापम ने गलत बताया, जिसके कारण मेरा 0.7, 0.19, 1.3 या 2 नंबर से रुक गया। ये बिल्कुल सच है। अगर मैं इस बच्चे की बात करूं, इस बच्चे ने बोला सर मेरा 0.7 से सिलेक्शन रुका हुआ है, और ये नंबर, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, उसने बोला डिक्शनरी में बताए, शब्दों में इसको व्यवस्थित करिए। शब्दों में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले डी आएगा कि नहीं आएगा? मतलब 3 पहले पे आएगा, यानी ये तीनों विकल्प हो सकते हैं। ये तो खत्म हो गया। इसके बाद में 3 के बाद में देखिए, इन्होंने स्टूडेंट ने बोला 1 आना चाहिए, 3 के बाद 1 क्यों आना चाहिए? डी, और ये बोल रहे हैं 3 के बाद 5 आना चाहिए। तो 5 और 1 पे वो हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ईएसबी और स्टूडेंट का रिजल्ट। तो चेक कर लेते हैं। डी ठीक है, एफ ठीक है, जे के ठीक है, जी, ये जी हो गया ठीक है। इसके बाद जी आता है, जी 7 नंबर होता है और जे बेटा 10 नंबर होता है। अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं तो 3 के बाद 1 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, यानी बी विकल्प सत्य होगा, ए विकल्प पूरी तरह गलत होगा। तो आप मुझे खुद बताइए कि ईएसबी कहाँ से स्टूडेंट के साथ अन्याय कर रही है? पूरी तरह अन्याय है।
अगर इस बच्चे का सिलेक्शन 0.7 से रुका है, मैंने रिजल्ट देखा इस बच्चे का वाकई में 0.7 से सिलेक्शन रुका हुआ है, अगर इसको वो सही कर दें तो उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। डेफिनेटली इस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हुई। अरे इतना सरल सा क्वेश्चन, कम से कम उल्टा सीधा क्वेश्चन होता, उसका आप अगर ऐसा आंसर देते तो स्टूडेंट खुद ही मन मार के बैठ जाता कि हाँ हो सकता है इसका आंसर ये हो, भले ही उसका सॉल्यूशन नहीं पता, वो खुद ही बैठ जाता। लेकिन इतना सरल सा, इतना छोटे से क्वेश्चन का आप अगर ऑप्शन गलत कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। डेफिनेटली रिजल्ट में गलती हुई है। डेफिनेटली बच्चों ने जहाँ जहाँ क्वेश्चन सही लगाए हैं, कम से कम ईएसबी को उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखकर उनका रिजल्ट दोबारा जारी करना चाहिए, उनके नंबर बढ़ने चाहिए और उनका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं ये रिजल्ट को लेकर बाद में बात करूँगा, अगर मैं इसकी बात करूँ, इस बच्चे का 0.9 या 0.7 से इसका भी रुका हुआ है, मैंने भी रिजल्ट देखा है इसका। अब आप मुझे बताइए कहाँ से इस बच्चे के साथ न्याय हुआ। अगर मैं बात करूं आम फल है, बिल्कुल सही बात है, आम फल है, मैंगो फ्रूट्स हैं, तो आलू क्या होते हैं बेटा, तना ही होते हैं, ना कि सब्जी। आलू की तो सब्जी बनती है, बल्कि आलू सब्जी नहीं होते, आलू की सब्जी बनती है। सब्जी तो कोई फल नहीं होता, सब्जी कोई चीज़ नहीं होती, सब्जी तो कई चीज़ों का मिश्रण, नमक, प्याज, टमाटर, धनिया बनिया, इन सबका जो मिश्रण होता है उसे सब्जी बोलते हैं अपन। तो आलू कब से सब्जी हो गई, आलू तना है, आलू की सब्जी होती है, न कि आलू सब्जी है। आलू वाकई में तना है। अगर मैं इस बच्चे की बात करूं, इसका 0.9 या 0.7 से सिलेक्शन रुका हुआ है, और ऑब्वियसली बात है अगर ये क्वेश्चन ईएसबी थोड़ी शर्म कर ले और अगर इसको थोड़ा ध्यान रखे और थोड़ा सा दिमाग लगाए तो वो खुद भी कह सकती है कि हाँ हमारे साथ गलती हुई है, स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ है और उसका नंबर बढ़ा है यहाँ पे। आप समझ रहे हैं। देखिए मैं ईमानदारी से बात करूंगा, मैं यहाँ पे प्रूफ के साथ बात करूंगा, बिना प्रूफ के मैं किसी भी चीज़ पे उंगली नहीं उठाऊंगा। आप समझ पा रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिजल्ट को लेकर ईएसबी ने बहुत बड़ी गलती करी है। इसका तरीका क्या है, इसको सुधारने का आप लोग क्या कर सकते हैं, ये थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अगर मैं आगे भी बढ़ूं तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, गणित का सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो हो गए चलो गलत सही वाले। अब इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एक लड़के ने भेजा सर मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन रुका हुआ है, मैंने रिजल्ट देखा उसका वाकई में 2 नंबर से सिलेक्शन रुका हुआ है। उसके 3 क्वेश्चन उसने मुझे भेजे, तीनों की तीनों क्वेश्चन उसके सही थे, और इन्होंने क्या करा, उस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया। भाई कैंसिल क्यों करा, इसमें ऐसा क्या है कि तुमने इसको कैंसिल किया, मुझे बता तो दो। अगर मैं ईएसबी से पूछूं, अगर मैं ईएसबी से खड़ा हो जाऊं कि आप मुझे ये बताइए कि ये क्वेश्चन कैंसिल क्यों किया, वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, ये सच बात है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, उसने कहा सेकंड की जो सेकंड वाली सुई है वो 4800 बार मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है 60 का भाग देंगे तो यहाँ पे 80 डिग्री का मिनिट हैंड बनाएगा। तो ये क्या गलत है, बिल्कुल सही है यार। तो फिर इस क्वेश्चन को कैंसिल क्यों करा, मुझे खुद बड़ा मतलब आश्चर्य लग रहा है। अगर इस बच्चे के तीनों की तीनों क्वेश्चन सही हो जाते, डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो जाता। 3 क्वेश्चन भेजे, तीनों की तीनों सही हैं उस बच्चे के। आप समझ पा रहे हैं। मैं बहुत सारी बातें बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी मन नहीं है मेरा ज़्यादा बात करने का, ज़्यादा बोलने का। लेकिन डेफिनेटली यार ऐसे क्वेश्चंस तो कम से कम जिसको तुम सही मान रहे हो, जिसका स्टूडेंट ने सही आंसर लगाया है, उसको फाइनली आप कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने का कोई रीज़न तो दो यार। समझ पा रहे हैं। अब बात आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये भी इन्होंने कैंसिल करा। अगर मैं इसकी बात करूँ, उसने बोला 180 है 7 घंटे पर डे के हिसाब से, 1 घंटे का 180 रुपये मिलता है, 7 घंटे पर डे काम कर रहे हैं तो 180 गुणा 7। यहाँ बी की बात करूँ, 160 रुपये पर घंटे मिल रहा है, 5 घंटे पर डे काम कर रहे हैं, 160 रुपये पर घंटे, 5 घंटे पर डे काम कर रहे हैं। उन्होंने इसका रेशियो पूछा, 2 9 18, 2 8 16, 9 7 63, 8 5 40। तो यहाँ पे 63 40 बिल्कुल सही है, स्टूडेंट ने सही आंसर लगाया, आपने भी सही माना, क्वेश्चन को कैंसिल कर लिया। अब बताइए उस बच्चे के साथ कहाँ अन्याय हो रहा है। ये डेफिनेटली अन्याय है। कम से कम इतनी तो शर्म करनी चाहिए ईएसबी को। मुझे ज़्यादा, देखिए मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन हकीकत यही है कि थोड़ा सा तो अपने अंदर अपना ईमानदारी बरतें कि भैया ऐसे क्वेश्चंस पर तो नहीं करें। आपने क्या धांधलेबाजी करी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आपने क्या करा, हो सकता नहीं भी क्यों, हो सकता सही है, हो सकता सब कुछ संभावना हो सकती है, लेकिन कम से कम ऐसी चीज़ों की गलती तो ईएसबी को नहीं करना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। अगर मैं आगे बढ़ूं, इस क्वेश्चन को देख लें, बहुत सारे क्वेश्चन से अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस हो गए। इतने सारे क्वेश्चंस, अगर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को ईएसबी गलत करेगी जो कि बच्चों ने सही आंसर लगाया, तो कैसे काम चलेगा।
बिल्कुल नहीं हो सकता यार ऐसा, समझ पा रहे हैं। अब कैंसिल करने का, अब देखिए ईएसबी ने एक और बड़ी गलती करी। बड़ी गलती क्या करी कि कुछ शिफ्टों में हिंदी और इंग्लिश वर्जन में अलग थोड़ा सा डेटा अलग पाया गया, लैंग्वेज अलग पाई गई, हिंदी और इंग्लिश वर्जन में भिन्नता पाई गई, जिसके कारण उन्होंने उस क्वेश्चन को कैंसिल किया। कई ऐसे पेपर भी हैं, कई ऐसी शिफ्ट भी हैं हिंदी और इंग्लिश में भिन्नता पाई गई, उसमें इंग्लिश वर्जन को सही मान लिया। ये तो बिल्कुल गलत है। या तो तुम सब जगह शिफ्ट में हर जगह से हटाइए, हिंदी इंग्लिश में अगर गलत है तो सब जगह से हटाइए, और अगर सब जगह से नहीं हटा सकते तो सब जगह इंग्लिश वाले को सही मानिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने कुछ शिफ्टों में से हटा दिया, कुछ शिफ्टों में से नहीं हटाई, ये बिल्कुल गलत है। मैं डेफिनेटली आपको ईमानदारी से सारी चीज़ों को जेन्युइन तरीके से बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को बिना प्रूव्ड के, बिना किसी चीज़ के आप लोगों को नहीं बता रहा। समझ पाए? क्लियर? अगर मैं चलता हूँ, अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे जहाँ पे ज़्यादातर टीचरों ने उंगलियाँ उठाई, जैसे कि ये रिजल्ट को लेकर उंगलियाँ उठाई गई। जैसे मैं अगर बात करूं, देखिए मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, ये कौन है, कहाँ है, कैसे है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अगर इनकी बात करूं तो इसका नाम भी सही ढंग से नहीं दिख रहा, चलो इसको तो हटा ही देते हैं। इसकी मैं बात करता हूँ, नाम क्या है? इस लड़की का नाम पूजा है। कई यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे थे कि भैया ये लड़की टॉपर है, टॉपर होने के साथ हिंदी में साइन कर रही है। क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई टॉपर हिंदी में साइन कर सकता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि टॉपर हिंदी में साइन नहीं कर सकता। मेरे पास कई ऐसे मेरे मित्र हैं, कई ऐसे दोस्त हैं जो आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने बैठे हैं, वो आज भी हिंदी में साइन करते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि टॉपर है और हिंदी में साइन कर दी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप मेरी बात पूरी समझिएगा, पूरी सुनने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ इस लड़के की, इसका भी साइन हिंदी में, रिंकू, ये भी टॉपर है कि नहीं? तो यहाँ पर हो सकता है उसने पढ़ के लाया हो सकता है उसने सेटिंग से लेकर आया हो, कई संभावनाएं बनती हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप उन पर उंगली नहीं उठा सकते। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं, आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं, ये तीनों है, इसका नाम पूजा है, इसका नाम रिंकू है, इसका नाम कृष्णा है। मैंने अगर इन तीनों का रिजल्ट देखा, मेरे पास कई बच्चों ने भेजा, कई यूट्यूब चैनल वाले टीचरों ने डाल दिया, बस उंगली उठाई है, लेकिन उन्होंने टोटली इन तीनों को गलत बताया। हो सकता है तीनों सही हो सकता है तीनों ने पढ़ाई करके, मेहनत करके 184 नंबर लेकर आए, 177 उनका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हो गए, वो टॉप कर गए, मेरिट 3 में आ गए, उन्होंने सब कुछ करके अपना सिलेक्शन ले लिया। इस लड़के पे अगर मैं बात करूँ, ये रिंकू पे, लड़के क्या अपना वो क्या टीचर्स जो हैं कोचिंग वाले क्या उंगली उठा रहे थे कि देखिए भाई 177 नंबर है, क्या इसको 3200 ग्रेड पे नहीं चाहिए थी, क्या 2800 नहीं चाहिए थी, इसने पटवारी क्यों लिया, इसने सहायक विस्तार अधिकारी क्यों नहीं लिया? अरे भैया वो उसकी मर्जी है, उसने पटवारी उसको अच्छा लगता है इसलिए पटवारी पहले नंबर पर डाल दिया। अब कोई कहेगा एसएससी सीजीएल में उसने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पहले पे क्यों डाली, सीबीआई क्यों नहीं डाली, सीबीआई तो और अच्छी है। तो ये चीज़ें अपन मायने नहीं रखते कि भैया उसने पटवारी पहले पे डाली होगी इसलिए पटवारी मिल गई, उसने मेहनत करी होगी तो उसके 177 नंबर आ गए। समझ पा रहे? ऐसा संभावना हो सकती है। हो सकता है इस बंदे ने सेटिंग की हो सकता है इसने व्यापम में धांधलेबाजी की हो सकता है बंदे ने मेहनत की हो जिसके कारण उसका सिलेक्शन हुआ हो। आप डायरेक्ट किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन संभावना व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं कैसे, अगर मैंने इन तीनों का रिजल्ट देखा, तीनों चारों लोगों का रिजल्ट देखा, मुझे स्टूडेंट ने भेजा, मुझे कई टीचर्स ने भी भेजा, यूट्यूब चैनल्स पर भी मैंने देखा, मैंने इन लोगों में एक चीज़ कॉमन देखी, और वो एक चीज़ क्या थी? सबसे पहली चीज़ कॉमन थी कि ये सभी एनआरआई कॉलेज ग्वालियर के हैं। पहली चीज़ कॉमन कि ये सभी एनआरआई कॉलेज ग्वालियर के हैं। दूसरी चीज़ मैंने देखी, सभी टॉपर हैं। इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो सामने फ़ोटो लगे हैं सिर्फ इनकी, टॉपर है। तीसरी चीज़ मैंने क्या देखी? तीनों ने साइन हिंदी में कर रखे हैं। समझ पा रहे मैं जो कहना चाह रहा हूँ? एनआरआई कॉलेज तीनों का, तीनों ने हिंदी में साइन, तीनों टॉपर। तो कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है नहीं भी हो सकता है इन सब ने मेहनत की हो सकता है मेहनत करने के बाद इनका सिलेक्शन हुआ हो। पर लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ यार ये 3 लोग हैं, तीनों एनआरआई कॉलेज में थे, तीनों हिंदी में साइन करते हैं, तीनों ने टॉप किया है, आप खुद कहोगे मुस्कुरा के कहीं ना कहीं गड़बड़ है।
तो हो सकता है इन्होंने गड़बड़ कर रखी हो। मतलब लेकिन मैं पूरी तरह इन पर ब्लेम नहीं करूँगा कि नहीं इन्होंने गड़बड़ करी है, वो तो नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, दाल में काला जरूर है। भैया तीनों हिंदी में साइन कर रहे हैं, तीनों एनआरआई कॉलेज में, तीनों ने टॉप किया है। आप समझिए कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब बात आती है कि सर ये जो गड़बड़ हुई है अब हमें करना क्या चाहिए, इसका रास्ता क्या है। सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर देना, और वो है हाई कोर्ट में पिटीशन लगा देना। ग्वालियर भी बेंच है, इंदौर भी बेंच है, और जबलपुर में उसकी मेन हेड क्वार्टर है हाई कोर्ट का। अगर मैं इसकी बात करूँ मध्य प्रदेश की, तो मेन कहाँ पर है, जबलपुर में, और 2 बेंचें उसकी इंदौर और ग्वालियर में। हाई कोर्ट में आप जाके पिटीशन लगा दीजिए किसी भी वकील के माध्यम से। 100% आपके क्वेश्चंस गलत हैं, उन क्वेश्चंस गलत के अनुसार आप जीत जाओगे। जीत जाओगे, आपका सिलेक्शन 0.7, 0.9 या 2 नंबर से या 1 नंबर से रुका हुआ है तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर आप हाई कोर्ट पिटीशन नहीं लगाते हैं तो भविष्य में आपकी सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट में पिटीशन लगा देते हैं तो आप भले ही ये जो ये डिपार्टमेंट है ईएसबी, भले ही उन सबको सिलेक्शन देते, उनको ज्वाइनिंग देते, सब कुछ देते, अगर जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आप जीतोगे हाई कोर्ट से, तो आपको भी पोस्ट मिलेगी। समझ गए? पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम, अपने ज़िले के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दीजिए मुख्यमंत्री जी के नाम। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करिए कि सर कहीं ना कहीं इसमें हमें ये गड़बड़ लग रही है, हमारे क्वेश्चंस ये सही हैं, इसमें ये गलत बताए गए हैं, इसका रिवाइज्ड रिजल्ट निकालिए। हो सकता है वहाँ से आपके, लेकिन हर एक कलेक्टर को देना है, हर ज़िले से 52 कलेक्टर, 52 ज़िले, 52 सबको देना है, तभी ये काम हो पाएगा। उसके बाद ईएसबी में जाइए, वहाँ पर भी ज्ञापन दीजिए। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के पास जाइए, वहाँ पर भी ज्ञापन दीजिए। उसके साथ आपको क्या करना है, इनका जो ट्विटर हैंडल है सीएम साहब का, सीएम महोदय का, चीफ सेक्रेटरी महोदय का, और आपके ज़िले के कलेक्टर महोदय के, और ईएसबी, इन सभी को टैग करिए ट्विटर पर। और ईएसबी की वेबसाइट है, आपने देखी होगी ट्विटर पे, इन सबको टैग करिए। टैग करने के साथ साथ प्रूफ के साथ आप सारी चीज़ें वहाँ पे रखिए। समझ गए? बिना प्रूफ के आप कोई बात मत करना, सर इसके 177 क्यों आ गए, ये इसका प्रूफ हो अगर आपके पास कि इन्हें बाकी में धांधलेबाजी करी है तो बात अलग है। अगर आपके पास प्रूफ है तो बिल्कुल आप पेपर को कैंसिल भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रूफ नहीं हो और आप अगर ऐसी चीज़ों को ट्विटर पे अगर डालेंगे तो वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। लेकिन लीगल तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन क्वेश्चनों की तरह, क्वेश्चनों को अगर आप डालेंगे और अगर उनको चीज़ें दिखाई देंगी तो बाकी में आप लोग जीत सकते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। समझ गए? अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन पे। कई ऐसे लोग हैं, बाकी में नॉर्मलाइजेशन तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि व्यापम ने नॉर्मलाइजेशन कैसे किया। एक ही शिफ्ट में एक बच्चे के 7 नंबर बढ़ रहे हैं, 5 नंबर बढ़ रहे हैं, और उसी शिफ्ट में दूसरे बच्चे के 1.3 नंबर बढ़ रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। भाई नंबर बढ़ा रहे हो तो सबको बढ़ाओ, अगर उस शिफ्ट में बढ़ा रहे हो तो। नंबर कम कर रहे हो तो सबके करो। पर नॉर्मलाइजेशन में किसी के 10 नंबर बढ़ गए, किसी के 2 नंबर बढ़ रहे हैं, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन है कहीं ना कहीं गलती हुई है। समझ पा रहे हैं? तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं तो बस यही कहूँगा, अगर मेरा वीडियो आप सभी लोगों तक शेयर करते हैं, हो सकता है मेरा ये वीडियो ईएसबी तक पहुँचा सकते हैं आप लोग सब मिलकर, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट को रिवाइज किया जा सकता है। अब बात आती है, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर कैंसिल हो जाएगा, कई टीचर्स भी यूट्यूब पे बोल रहे हैं हम लगे हैं कैंसिल करवाने के लिए। कई ऐसे टीचर भी थे जो पेपर को कैंसिल करवाने में लगे थे, पता है आपको? भोपाल तक गए थे, भैया पेपर को कैंसिल करवाएंगे हम, आइए आप सब जुड़िए। तो देखिए, अगर मैं ईमानदारी से बात करूं तो पेपर कैंसिल नहीं होगा 99.99%। मेरा ऐसा मानना है कि पेपर कैंसिल वो नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार की भी ये मंशा है और व्यापम की भी ये मंशा है कि जितने भी सिलेक्शंस हुए हैं सबको जल्दी से जल्दी पोस्टिंग दी जाए, और जल्दी से जल्दी इनको पोस्टिंग देकर इनसे समाज सेवा करवाई जाए, कार्यरत करवाई जाए, और सरकार के लिए भी काम करें। समझ पा रहे हैं? सरकार मतलब जनता के लिए काम करें। क्लियर? तो 99.99% पेपर कैंसिल नहीं होगा। अगर मैं रिजल्ट कैंसिल की बात करूं तो रिजल्ट भी कैंसिल नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट रिवाइज्ड ज़रूर हो सकता है। समझ पा रहे हैं? तो रिजल्ट रिवाइज्ड के लिए आप ज़रूर मेहनत करें, आप पिटीशन लगाइए, वकील के माध्यम से लगाइए।
हो सकता है आपको ईश्वर की कृपा से न्याय मिले और आप सभी लोग सिलेक्शन ले सकें। बाकी मैं इस वीडियो में और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, नहीं तो बहुत सारे मेरे पास में लगभग 300 प्लस मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर मैं पढ़ने भी बैठा तो 2 घंटे 3 घंटे या पूरी रात भी निकल जाएगी। लेकिन मैं अब इससे ज़्यादा इसलिए बात नहीं करूँगा क्योंकि आपका समय भी कीमती है और मेरा समय भी कीमती है। तो दोनों के समय को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और आप लोग YouTube से जुड़े रहिए। आप लोगों को मैं रोज़ प्रैक्टिस सेशन भी कराता हूँ, वो आपके काम के हैं, उनको आप करिएगा, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है कुछ हेल्दी इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ गलत लगा है तो उसके लिए मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप सब लोग अपने हैं। अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सब अपने ही लोग हैं। फिर भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आप पिटीशन ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो पिटीशन नहीं लगाएंगे तो किसी को न्याय नहीं मिलने वाला, ये पक्की बात है। नहीं सब ये मान के बैठेंगे। देखिए, सोशल मीडिया से सिर्फ काम नहीं चलेगा, समझ पा रहे हैं ना। पिटीशन आपको लगानी पड़ेगी, तभी आपको न्याय मिल पाएगा। फिर भी आपको कहीं पर भी पिटीशन में या वकील को कहीं वकील के माध्यम से अगर कहीं पर भी आपको लगता है किसी क्वेश्चन को लेकर कि नहीं सर हमें ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए 100% तैयार हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा इंदौर में है या ग्वालियर में है या मुरैना में है या जबलपुर में है या छिंदवाड़ा में है या बालाघाट में, मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में है और वो पिटीशन लगा रखा है। पिटीशन लगाने के साथ में अगर वो किसी क्वेश्चन को लेकर दावा आपत्ति करता है और अगर वहाँ मेरी किसी भी तरह की कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़े, आप मुझे बिल्कुल कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपका पूरी तरह सहयोग करूँगा। क्लियर। बाकी कुछ लोग बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बातें वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बहुत जल्दी आप लोगों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी मुलाकात करूंगा। आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद। आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। जय हिंद।